हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए हैं जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे पेपर फर्स्ट चाहे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं सीडीपी की क्लास लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने 22 क्लासेस करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाके अभी चैनल पर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर देखिए, अभी आपका टाइम है। आप लोग सभी क्लासेस कोई लॉन्ग नहीं है, ठीक है। आप लोग सभी क्लासेस को अच्छी तरीके से देख सकते हैं और विद एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है, बताया गया है, ताकि आप लोग एक ही क्वेश्चन को नहीं बल्कि आप एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैंने वीडियो 22 कराई है, आप लोग जिन लोगों ने वो नहीं देखी वो भी देख सकते हैं। तो ये जो पेपर मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ वो आपके पेपर 2 की क्वेश्चंस हैं। मैं पेपर फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व करा चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार यानी कि मोटिवेशन के जो भी सिद्धांत हैं उनके अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो एक शिक्षक जो है सीखने को संवर्धित कर सकता है। कैसे कर सकता है? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को क्या कर सकता है? संवर्धित कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 2। विकास शुरू होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे शुरू होता है? देखिए, जो मानव है, तो देखिए एक बच्चा है, उसमें क्या होता है? वृद्धि भी होती है और विकास भी होता है। क्या होता है? वृद्धि। देखिए एक छोटा सा, मान लिए एक बेबी है, एक छोटा सा एक बच्चा है, ठीक है। इसका जन्म हुआ, अब क्या होगा? इसका वृद्धि भी होगा और विकास भी होगा। क्या होगा? ग्रोथ भी होगी, इसकी क्या होगी? ग्रोथ भी होगी और इसका क्या होगा? डेवलपमेंट भी होगा। ग्रोथ कैसे होगी? देखिए जब इसकी ग्रोथ होगी तो इसमें क्या होगा? जी छोटा सा है तो बड़ा होएगा, ठीक है। जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो इसमें जो है, जैसे कि इसके हाथ पैर बढ़ेंगे, ठीक है, ये बढ़ेगा और इसके हाथ पैर बढ़ेंगे। इसके जो भी शारीरिक विकास है, जो भी शरीर में इसमें क्या होंगे, इसमें शरीर में क्या आएगा? इनका जो है परिवर्तन होंगे, छोटे से फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, हर चीज़ इनकी जो है बढ़ती चली जाएगी। ये तो होगी वृद्धि, ठीक है, ग्रोथ हो जाएगी। और जो विकास होएगा तो वो अलग अलग पक्षों में विकास होगा, जैसे कि मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, ठीक है। तो कभी उसमें अंडरस्टैंडिंग को समझेगा। सामाजिक विकास, जब वो बड़ा होगा तो फिर वो जब समाज के साथ बैठेगा उठेगा तो क्या होगा? उसका सामाजिक विकास होगा, ठीक है। और इसमें शारीरिक विकास हो जाएगा, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट होगा। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे विकास की बात हो रही है, ठीक है, ग्रोथ की नहीं बात हो रही है, विकास। तो कहने के जो बच्चे का विकास शुरू होता है वो कहाँ, कब से शुरू होता है? तो विकास जो बच्चे का शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी कि जन्म से पहले, जब वो गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तो उसका विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका और क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 3, कौन सा है? बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार, बहुबुद्धि या फिर बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, तो कह रहे हैं बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। देखिए किसी इंसान में, किसी व्यक्ति में अगर क्या है, पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने, यानी कि उनको पहचानने, आइडेंटिफाई करने और उनको अलग अलग करने की वर्गीकृत की योग्यता जो है वो क्या कहलाती है? तो इस तरीके की, जिसमें जो बुद्धि होगी तो वो किस तरीके की बुद्धि कहलाएगी। अगर किसी में इस तरीके की विशेषताएं हैं तो किस तरीके की बुद्धि कहलाएगी? तो कहलाएगी, यह हमारी कहलाएगी प्राकृतिक बुद्धि। तो उस इंसान में कैसी है? प्राकृतिक बुद्धि है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों की पहचान कर सकता है और उनको अलग अलग कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो व्यक्तियों की बुद्धि जो होती है वो नॉर्मल, औसत यानी कि एवरेज में होती है, औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों की क्या होती है? देखिए कह रहे हैं कि नॉर्मल बच्चे, तो सभी जो होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। तो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं। तो इसमें जो कम बच्चे हैं, जिनकी जो होते हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है, तो बहुत से, और बहुत से कम जो होते हैं व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि के होते हैं। तो बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रतिभा संपन्न होते हैं। बहुत ज़्यादा जो होते हैं प्रतिभा संपन्न, जो होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं। और बहुत ही कम जो होते हैं, देखिए नॉर्मल तो सभी, ज़्यादातर आपके 80%, 70% आपके नॉर्मल बच्चे होते हैं। बाकी आपके 10% हैं, 5% है, तो ये आपके क्या होंगे?
प्रतिभा संपन्न हो जाते हैं या फिर कम मंद बुद्धि के होते हैं। देखिए आपके क्लास में अगर आपके 50 बच्चे हैं तो जिसमें से कुछ बच्चे 2 से 3 बच्चे क्या होंगे, आपके बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है, और उसमें जो होते हैं 2 से 3 बच्चे जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं। तो ये कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित, तो ये कथन जो है वो किसके इस प्रति सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो आधारित है कथन वो हमारा किस पर आधारित है, तो ये कथन जो है बुद्धि के वितरण पर आधारित है। किस पे है, बुद्धि के वितरण पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सहयोगी अधिगम में अधिगम उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। सहयोगी अधिगम कौन सा अधिगम है, यहाँ पे सहयोगी अधिगम की बात हो रही है। तो जो सहयोगी अधिगम है उसमें क्या होता है, अधिक उम्र के जो बड़े बच्चे होते हैं। सहयोगी अधिगम एक ऐसा अधिगम होता है जिसमें जो होते हैं, जैसे कि आपके जो बच्चे हैं यहाँ पे मतलब ऐसा मान लीजिए कि क्लास 6 के बच्चे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो क्लास 6 के बच्चे हैं और क्लास 8 के बच्चे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर नहीं आया है तो बड़े बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चों को वहाँ पर पढ़ा देते हैं। तो कह रहे हैं कि जो सहयोगी अधिगम है उसमें क्या है, अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी, जैसे कि क्लास 8 के बच्चे जो हैं क्या करेंगे, छोटे क्लास 6 के बच्चों को क्या करेंगे, जो छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद भी कर देते हैं, मदद पढ़ा भी देते हैं या फिर उनकी क्या करते हैं, हेल्प कर देते हैं। क्यों हेल्प कर देते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, उन्हें पता है कि मतलब उनका वो इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो क्या करते हैं, उन विद्यार्थियों की मदद कर देते हैं, हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होता है, तो इससे जो होता है वो क्या होता है, इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। इससे क्या होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान, सेल्फ जो उनके रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ सम्मान जो होता है, आत्मसम्मान जो होता है विकसित होता है। जब बच्चे जो होते हैं, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो छोटे बच्चे उनके क्या करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनमें उच्च उपलब्धि भी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6 है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो ये डैश कहलाता है। कह रहे हैं कि जब पूर्व का अधिगम, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कह रहे हैं पूर्व का अधिगम, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आपने जनरल नॉलेज को सीखा है, ठीक है, आपने क्या है कि आपने जनरल नॉलेज को सीखा है, लेकिन क्या है, सीटेट का एग्ज़ाम है। तो अब आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है, आपका हिंदी पूछी जा रही है, आपकी इंग्लिश पूछी जा रही है, मैथ्स पूछी जा रही है, सीडीपी पूछी जा रही है, पर आपका जो जनरल नॉलेज है या फिर मान लीजिए एक समझ लीजिए कि कंप्यूटर है, तो क्या है, कंप्यूटर की नॉलेज जो आपने कंप्यूटर सीखा है वो आपका जो है सीटेट में कोई भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको उससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन आप दूसरी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने में बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, कि आपने जो सीखा है, ठीक है, कंप्यूटर सीखा है लेकिन आपके सीटेट में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये जो आपका कहलाता है वो आपका कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, क्योंकि जो आपने सीखा है उसका कहीं पे भी स्थानांतरण नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे शून्य स्थानांतरण कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7। चिंतन अनिवार्य रूप से एक, देखिए चिंतन क्या होता है, चिंतन जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। तो चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, तो चिंतन जो है वो क्या है, अनिवार्य रूप से, तो चिंतन जो है वो जो अनिवार्य रूप से क्या है, एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या है, एक संज्ञानात्मक गतिविधि है क्या, चिंतन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। देखिए एक चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है, ठीक है, एक होती है टीचर सेंटर एजुकेशन होती है और एक होती है पाठ्यक्रम से संबंधित। तो देखिए यहाँ पे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होता है, इसमें बच्चे को ध्यान में रखकर ही चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चाइल्ड सेंटर्ड जो कक्षा है, क्लासरूम है, उसमें सामान्यतः बच्चे, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो बच्चे होते हैं वे क्या होते हैं, व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं, यानी कि व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं, अलग अलग रूप से सीखते हैं, क्योंकि हर बच्चे का इसमें ध्यान रखकर उसे सिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था वो हमारा दिया था संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार वो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है तो कहलाती है। तो कहने के ऐसा प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें के द्वारा जो है संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित यानी कि उसमें चेंजेस किया जा सकता है, तो क्या कहलाती है, तो ये हमारी जो कहलाती है वो हमारी जो कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ये हमारी स्कीमा कहलाती है। क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। तो 8 तो हो गया था आपका। नेक्स्ट आपका कौन सा है, 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा है, 10 है।
तो कह रहे हैं एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती कि वे एक शिक्षक क्षेत्र से विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अच्छे से समझिएगा कि एक शिक्षिका यहाँ पे एक टीचर है, अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है। तो आप एक टीचर हैं, आप अपने स्टूडेंट के लिए ऐसी उनकी हेल्प करना चाहते हैं कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को, मान लीजिए कि उन्होंने हिंदी में कोई भी ज्ञान को प्राप्त किया है, ताकि वो दूसरे विषय के क्षेत्रों को ज्ञान के साथ जोड़ सकें। तो हिंदी में जो चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि उन्होंने क्या सीख ली, यहाँ पे कुछ संज्ञा सीखी है, तो ये जो है जो संज्ञा है तो वो उनकी नाउन को समझने में क्या करेगी, मदद कर सकती है। तो दूसरे विषयों के साथ, विषय क्षेत्रों के साथ जोड़ने में क्या कर सके, सहायता कर सके। तो इसमें जो है कहने के दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, तो इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। तो इसे क्या मिलता है, इसे किस तरीके के विषय को बढ़ावा मिलता है, तो किसे मिलता है, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। किसे मिलता है, तो ज्ञान के सह संबंध, इससे जो होते हैं, जो ज्ञान नॉलेज होती है, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेट हो जाती है, और उसके साथ क्या होता है, ज्ञान का सह संबंध एवं अंतरण को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से, जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो क्या है, मुख्य रूप से क्या है। तो सृजनात्मकता जो है वो मुख्य रूप से अपसारी बहुचिंतन है। क्या है हमारा जो सृजनात्मक, देखिए एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है, देखिए एक स्टूडेंट है, यहाँ पे मान लीजिए एक यहाँ पे इसके स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है। अब हमने उसको दे दिया कि यहाँ पर आप हमें 4 की कैलकुलेशन बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक बच्चा है, तो उसने किया 2 + 2 क्या होता है, यहाँ पे 4 होता है। लेकिन जो सृजनात्मक विद्यार्थी है, तो वो कैसे बताएगा, तो वो बता देगा, देखिए 2 + 2 = 4, ठीक है, इस तरीके से 4 होता है। अब वो यहाँ पे कहेगा 3 + 1 = 4, तो इसको इस तरीके से 4 बता देगा। या फिर बता देगा 1 + 3 3 + 1 तो = 4। तो क्या है, वो कई तरीके से एक ही के क्वेश्चन बता देगा। तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, हमारा सृजनात्मकता, उस बच्चे में क्या है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जिसके नए नए सोचने के विचार होंगे जिस बच्चे में, तो वो हमारी सृजनात्मकता कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, सृजनात्मकता का हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12 है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है। देखिए एक स्टूडेंट है, वो क्या चाहता है, यहाँ पे बच्चा कर रहा है, तो यहाँ पे एक विद्यार्थी है, ठीक है, जो मेडिकल कॉलेज यानी कि मेडिकल कॉलेज में क्या चाहता है, अपना दाखिला यानी कि अपना जो है एडमिशन लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है, ताकि वो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। जो भी प्रवेश परीक्षा है, तो उसका जो एग्ज़ाम है, उसका जो प्रवेश परीक्षा है, तो उसमें क्या हो, उसमें अच्छे मार्क्स पा सके, उत्तीर्ण हो सके। तो ये विद्यार्थी मुख्य रूप से अभिप्रेरित है। तो ये विद्यार्थी है जो किस तरीके से अभिप्रेरित है, तो ये जो विद्यार्थी है वो क्या है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। यहाँ पे ना तो उसके लिए कोई फोर्स कर रहा है, बच्चा खुद ही अपने लिए दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, ताकि वो उसका प्रवेश हो सके, उसमें परीक्षा में प्रवेश हो सके। तो ये क्या है, इंटरनली रूप से क्या है, अभिप्रेरित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो व्यवहार का करना, कोई भी बिहेवियर है उसको करना जो है वो किस पक्ष में आता है, तो व्यवहार का करना जो होता है वो किस पक्ष में आता है, तो वो हमारा आता है सीखने के, व्यवहार का करना जो है हमारा जो आता है वो किसके में आता है, तो सीखने के गतिक यानी कि कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है। सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है व्यवहार का करना। तो हमारा जो था व्यवहार का करना किस क्षेत्र में आता है, सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। तो ये कह रहे हैं कि विज्ञान एवं कला की जो प्रदर्शनियाँ हैं, ठीक है, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ हैं तथा विद्यालय पत्रिका जो स्कूल की जो मैगजीन है उसको निकालना डैश के लिए है। तो किसके लिए है, तो ये जो है वो किसके लिए है, तो ये क्या है, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। तो ये सब क्या है, अपने स्टूडेंट को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, ताकि जो है उनकी जो क्रिएटिविटी है वो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, सोचने की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो उपलब्ध मार्ग कराना उपलब्ध है। तो शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 15 क्वेश्चन नंबर है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रहती है। तो एक टीचर है तो अपने शिक्षार्थियों स्टूडेंट के लिए क्या करती है, अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियाँ जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ में क्या रहती है, बिजी रहती है। जैसे समूह चर्चा, समूह में चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले करना। तो ये सीखने के किस आयाम को उजागर कर रहा है कि वो जो टीचर है तो वो क्या है, अपने बच्चों की सामूहिक गतिविधियों में क्या है, व्यस्त है। तो वो जो क्या क्या कर रही है, वो अपने बच्चों के लिए समूह पर चर्चा करना चाहती है, समूह परियोजनाएं बनाना चाहती है, भूमिका रोल प्ले करना। तो ये सीखने के किस आयाम को उजागर कर रहा है, तो वो किस तरीके से सिखाना चाह रही है अपने बच्चों को। तो कैसे सिखाना चाह रही है, तो ये जो है वो सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। बच्चे जो है जब समाज के साथ बच्चों के साथ जुड़ेंगे तो उसमें क्या होंगी, सामाजिक गतिविधियों के रूप में बच्चे क्या करेंगे, उनसे लर्निंग करेंगे, अधिगम करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे एक टीचर है, यहाँ पे एक दृष्टिबाधित बच्चा है, जो ऐसा बच्चा है जिसको बहुत कम दिखाई देता है या फिर नहीं दिखाई देता है। तो एक ऐसा बच्चा है जो मतलब अपनी आंखों से देख नहीं पाता है या कम देखता है। तो उसको कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ वो उस बच्चे को भी और अपने जो भी नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ क्या कर रही है, सामूहिक गतिविधियों में शामिल कर रही है। तो उस बच्चे को भी ले रही है और बच्चे नॉर्मल बच्चों को भी ले रहे हैं। तो वो क्या कर रही है, तो वो जो कर रही है वो क्या कर रही है, वो जो है आपका जो कर रही है, तो वो जो है एक समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। देखिए अगर टीचर के अंदर समावेशी शिक्षा को वो जानती है तो वो कभी भी बच्चों से, किसी भी बच्चों को कोई भी मतलब अगर किसी बच्चे में कोई भी कमी है तो उससे कोई भेदभाव नहीं करेगी, बल्कि उस बच्चों को भी अच्छे से शिक्षित करेगी, पढ़ाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17 है। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ, जिसे बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं। तो एक शिक्षिका अपने शिक्षण यानी कि एक टीचर है जो अपनी टीचिंग में जो है ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग कर रही है। ऑडियो विजुअल एड्स देखने वाले और सुनने वाले मटेरियल को क्या कर रही है, प्रयोग कर रही है। और शारीरिक गतिविधियों का और अपने शरीर की जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियाँ हैं, उनको भी प्रयोग कर रही है। ठीक है, देखिए एक टीचर है तो सिर्फ सीधा बैठ के तो नहीं पढ़ाता है, बल्कि कहीं कहीं पे उसको क्या होती है, एक्टिविटीज़ भी करना होती है, अपने जो होते हैं इमोशंस भी होते हैं उसके कुछ मतलब बताती है जिस तरीके से जो है। तो इस तरीके से जो होते हैं जब वो पढ़ाती है उसी तरीके के क्या बनाती है, इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो देखिए। तो जब वो क्या करती है, जिस तरीके का वो पढ़ा रही है, मान लीजिए इंग्लिश पढ़ा रही है तो इंग्लिश को आपको सॉल्व करना बताएगी, कैसे पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश को क्या है वो बताएगी। तो यहाँ पे एक शिक्षिका अपने शिक्षण में क्या बता रही है, सिर्फ दृश्य सामग्रियों का सामग्री क्या प्रयोग कर रही है, शारीरिक गतिविधियों का भी, हाव भाव, शारीरिक गतिविधि मतलब हाव भाव का भी प्रयोग कर रही है, अपने हाव भाव का भी प्रयोग कर रही है। क्योंकि वे जो है वो किससे प्रभावित है, तो वे क्या है जो है, तो वे जो है वो क्या है, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। कौन करता है, जब वो इन चीज़ों का, मटेरियल का प्रयोग करती है और साथ में जो अपने हाव भाव हैं, गतिविधियों का भी प्रयोग करती है। तो इससे बच्चे जो होते हैं उनकी जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। तो उनकी जो इंद्रियां जैसे कि सुनने, देखने, बोलने की जो क्षमता होती है उसके लिए क्या करती है, उसको सीखने को संवर्धित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18 है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो किसके अनुसार, कोहलबर्ग के अनुसार। तो कोहलबर्ग के अनुसार कह रहे हैं कि सही और गलत। देखिए मान लीजिए कि इस बार सीटेट एग्ज़ाम आया, ठीक है, तो आप क्या सीटेट का मतलब एग्ज़ाम के लिए वो आ गई, फॉर्म आ गए सीटेट के एग्ज़ाम के। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस बार डालूं या फिर अगली बार डालूं, कि ये जो मतलब जो है जुलाई में डालूं या फिर दिसंबर में दे दूंगा। तो क्या है, तो ये आपका सही और गलत के प्रश्न में आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि इस बार डाल दें या फिर अगली बार डाल दें। तो क्या है, तो ये जो प्रक्रिया है आपके चिंतन की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, इस तरीके की प्रक्रिया जो है, आप सही और गलत प्रश्न के बारे में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया है आपके अंदर जो चल रहा है प्रोसेस क्या कहेगा, तो ये जो प्रोसेस है वो आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपकी नैतिक यथार्थवाद कहलाएगा। तो जो नैतिक यथार्थवाद होता है उसमें जो है इंसान ये नहीं समझ पाता है कि ये काम करें या ना करें। तो ये जो है हमारा क्या कहलाता है, नैतिक यथार्थवाद कहलाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 है। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। तो इस विद्यार्थी को किस में सहायता करने की आवश्यकता है, तो किस में हेल्प करने की नीड है। तो ऐसे विद्यार्थियों को तो किसकी नीड है, तो इसमें जो है भावात्मक क्षेत्र में नीड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है, यानी कि टीचर्स को ये सजेशन दिया जाता है, सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। तो यहाँ पे टीचर्स को मान लीजिए कि प्रिंसिपल ने बुला लिया, टीचर को ये सलाह दी गई, एक प्रिंसिपल द्वारा टीचर को ये सलाह दी जा रही है कि वे अपने कि जो भी तुम्हारे स्टूडेंट हैं उनको किस में शामिल करो, सामूहिक गतिविधियों में क्या करो, शामिल करो। क्योंकि सीखने को ये क्या करता है, सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सीखने के साथ साथ क्या बनाता है, किसमें सहायता करता है, तो डैश में सहायता करती है। तो काय में सहायता करती है, तो ये जो सीखने में इसके साथ साथ काय में करता है सहायता, सामाजिकरण में भी सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो हमारी उस विद्यालय की व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो है किसकी ओर संकेत करती है, जो उनकी शारीरिक बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो देखिए जो हमारी समावेशी शिक्षा होती है वो ऐसी शिक्षा होती है, टीचर जो होती है बच्चों की जो है डिसेबिलिटी पर ध्यान नहीं देती बल्कि बच्चों को किस पे ध्यान देती, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देती है, उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या फिर अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बिना उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखती बल्कि बजाय बच्चों को शामिल करती है। तो उनकी जो डिसेबिलिटी है उनको ध्यान में न रखकर बच्चों को सभी को शामिल करती है। तो ये जो शिक्षा कहलाती है वो हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। तो आनुवंशिकता जो हमारी हेरिडिटी संबंधित जो कारक है वो हमारा क्या है, तो आनुवंशिकता संबंधित जो कारक है वो हमारा क्या है, आँखों का रंग। आँखों का रंग जो होता है बच्चों का, अगर आँखों का रंग है माँ बाप की जो पेरेंट्स की आँख जैसे होती है वैसे ही उनका रंग होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो ये काय का कारण है जो आनुवंशिकता संबंधी कारक है, तो आँखों का रंग जो है वो हमारा हेरिडिटी रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 23। शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों की त्रुटियों को ध्यान रखना चाहिए। शिक्षकों को यहाँ पे क्या है, टीचर्स को क्या करना चाहिए, अपने जो भी स्टूडेंट की मिस्टेक्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। तो शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की जो भी त्रुटियां हैं, जो भी मिस्टेक है उनको रीड करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती हैं। जो उनकी अध्ययन की करते हैं, जो भी उनकी मिस्टेक हो उनको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये किसकी ओर संकेत करती हैं, तो ये जो संकेत करती हैं वो करती हैं आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर संकेत करती हैं, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर। अगर मतलब क्या है कि अगर बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं तो उनको कौन सी ज़रूरत है और कैसे उनका उपचार किया जाए, तो इसकी ओर क्या करती हैं, संकेत करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में समय लेती है। देखिए सीमा एक लड़की है और एक लीना लड़की, लेकिन सीमा क्या करती है, हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसमें ज़्यादा समय लेती है। तो ये विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो उनका जो डेवलपमेंट है तो ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये विकास के सिद्धांत को दर्शाता है व्यक्तिगत विभिन्नता, क्योंकि अलग अलग इन दोनों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि इन दोनों का विकास अलग अलग हुआ है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसलिए सभी जो होते हैं व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसलिए इनके अंतर्गत कौन सी भिन्नता पाई जाती है, तो हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त तो केवल एक को छोड़कर, डैश के अतिरिक्त यानी कि एक को छोड़कर सभी जो हैं वो क्या है, इन्वायरमेंटल कारक जो हमारे वातावरणीय कारक विकास को क्या देते हैं, आकार देते हैं। तो और कौन सा ऐसा है जो नहीं देता है, तो जो आकार नहीं देता है तो कौन सा जो शारीरिक गठन है वो क्या है, वो जो है जो शारीरिक गठन, तो निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को क्या देते हैं, आकार देते हैं। तो विकास को कौन देता है, संस्कृति भी देता है, पौष्टिकता की गुणवत्ता भी देता है, शिक्षा की गुणवत्ता, ये सभी क्या देते हैं, विकास को आकार देते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रवणहास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किसे सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं। तो श्रवणहास जो बच्चे जो होते हैं सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, दृष्टिबाधित जो देख नहीं पाते हैं, तो श्रवण जो होते हैं वो जो होते हैं सुन नहीं पाते हैं। तो जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं जो उससे ग्रसित हैं, तो बच्चों को कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठता का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं तो उन्हें किसका सामना करना पड़ता है। तो उन बच्चों को जो सामना करना पड़ता है वो क्या, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता होती है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, तो जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं तो वो दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, दूसरे के क्या कर सकते हैं, ना तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं, और ना ही सूचनाओं को बांटने में क्या होती है, उनमें अक्षमता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया जो है वो मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है। जो डिसलेक्सिया है वो हमारी किससे संबंधित है, पढ़ने की समस्या से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, देखिए जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, वो अपनी क्षमताओं को तब विकसित करते हैं। कुछ बच्चों में देखिए प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, देखिए आपने आपकी क्लास में देखे होंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उनको जो है उसी टाइम फ़ौरन जैसे टीचर पढ़ाता है उनको समझ में आ जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हर चीज़ को कर लेते हैं, हर चीज़ में, खेल में भी अच्छे होंगे, ठीक है, पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, हर काम में फटाफट होंगे। तो जो कह रहे हैं कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनकी क्षमताओं, जो भी उनकी कैपेसिटी को तब विकसित कर पाएंगे। कैसे, हम उन बच्चों को, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे क्लास में बच्चे हैं, हम बहुत ज़्यादा उनकी जो क्षमताएं हैं उनको क्या करें, डेवलप कर पाएँ। तो कैसे कर पाएंगे, तो उनको जो हम डेवलप कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तो वे क्या होते हैं, तो वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे जो हैं क्या, अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 28 हो गया, आपका 29 है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है वो किससे बचती है, तो एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से क्या होती, बचती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है किस ऐसी कौन सी अवस्था है, पियाजे के अनुसार उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, उनमें से कौन सी अवस्था है जिसमें जो है बच्चा क्या करता है, वस्तु स्थायित्व को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो वस्तु स्थायित्व को जिसमें बच्चा प्रदर्शित करता है वो जो अवस्था कहलाती है वो हमारी कहलाती है, कौन सी कहलाती, संवेदी प्रेरक चरण अवस्था कहलाती है। तो यहाँ इसमें मैंने आपके 30 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।